नमस्कार, मेरा नाम अनुराग है और मैं आपका स्वागत करता हूं उड़ान इन्फिनिटी पर, जहां पर हम लोग दिन और रात ये मेहनत कर रहे हैं कि किस तरीके से आप लोगों का जो सपना है भारतीय सेनाओं में एडमिशन लेने का, वो किस तरीके से हम पूरा कर सकते हैं। तो चलिए, मैं और आप शुरू करते हैं। कुछ फिजिक्स के इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस हैं जो मैं आप लोगों के लिए लेकर आया हूं, स्पेशली एक्स ग्रुप के लिए। तो एक्स ग्रुप और वाई ग्रुप की जो एडमिशन डेट है वो आ चुकी है, एग्ज़ाम एकदम नज़दीक है। तो इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस जो मैं आपके साथ डिस्कस करने वाला हूँ, चलिए उन पे काम शुरू करते हैं। तो पहला सवाल है कि कोई एक बॉडी है जिसका मास है 80 किलोग्राम, 80 किलोग्राम का कोई एक वस्तु है। अगर हम उसके ऊपर कोई फोर्स लगाते हैं 400 न्यूटन का, तो उसमें कितना एक्सेलरेशन पैदा होता है। सामान्य सा सिंपल सा क्वेश्चन है, जिसमें हम लोग क्या करेंगे, न्यूटन का सेकंड नियम का इस्तेमाल करेंगे और आसानी से क्वेश्चन किया जा सकता है। तो फॉर्मूला क्या होता है, न्यूटन का जो सेकंड नियम है उसके हिसाब से आप ये कह सकते हैं। एक सेकंड, मैं ये कलर चेंज कर लेता हूँ। फोर्स इक्वल्स टू होता है मास इनटू एक्सेलरेशन। अब यहाँ पर हमारे को फोर्स दे रखा है, वो फोर्स कितना है, 400 न्यूटन है। तो मास दे रखा है 80 किलोग्राम है, एक्सेलरेशन निकालना है, तो एक्सेलरेशन की वैल्यू आप यहाँ से डायरेक्ट निकाल सकते हैं। ये हो जाएगा 5। तो एक्सेलरेशन कितना आएगा, एक्सेलरेशन होगा 5 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। यूनिट याद रखेंगे, एक्सेलरेशन का जो यूनिट होता है, यूनिट इंपॉर्टेंट है, यहाँ पर होगा मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। तो एक्सेलरेशन का आंसर आ गया हमारे पास, ऑप्शन नंबर सी होगा 5 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 2 पर। और क्वेश्चन नंबर 2 क्या कह रहा है, क्वेश्चन नंबर 2 ये कह रहा है कि किसी भी थर्मोडायनेमिक सिस्टम के लिए इनमें से कौन सा स्टेटमेंट है जो सही होगा। थर्मोडायनेमिक सिस्टम की अगर हम लोग बात करें तो हमारे पास तीन प्रकार के थर्मोडायनेमिक सिस्टम होते हैं। एक होता है ओपन, एक होता है क्लोज और एक होता है आइसोलेटेड। अब इन तीनों में हमें बताना है, तीनों थर्मोडायनेमिक सिस्टम में इनमें से कौन सा स्टेटमेंट है जो एकदम सही होगा। अगर हम बात करें इंटरनल एनर्जी की, जो कह रहे हैं कि इंटरनल एनर्जी चेंजेस इन ऑल प्रोसेस, तो इंटरनल एनर्जी जो है, एक सेकंड इसको बड़ा कर लेते हैं। इंटरनल एनर्जी सभी प्रोसेस में बदलती है, ये सही नहीं है। इंटरनल एनर्जी नेवर चेंजेस, ये भी बिल्कुल सही नहीं है। और इंट्रॉपी कभी भी कैन नेवर बी जीरो, ये भी सही नहीं है। बट अगर हम चौथे वाले ऑप्शन को देखें, तो एडियाबैटिक प्रोसेस में जो वर्क डन होता है वो जीरो होता है। इसका कारण क्या है, क्योंकि एडियाबैटिक प्रोसेस में जो एनर्जी एक्सचेंज होता है वो एनर्जी एक्सचेंज नहीं होता है, जिस वजह से जो वर्क डन हो जाएगा वो जीरो हो जाएगा। यानी कि इसका जो सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर डी। तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर डी। इसी तरीके से आते हैं क्वेश्चन नंबर 3 पर, मेल्टिंग पॉइंट ऑफ आइस। तो मेल्टिंग पॉइंट ऑफ आइस की अगर हम लोग बात करें, तो एक इम्पॉर्टेंट बात है कि जो मेल्टिंग पॉइंट होता है वो होता कितना है। अगर मैं आपको कहूँ कि मेल्टिंग पॉइंट या फिर जो फ्रीजिंग पॉइंट होता है आइस के लिए, वो होता है 0 डिग्री सेल्सियस। क्या ये 0 डिग्री सेल्सियस हमेशा फिक्स होता है? तो हम कहेंगे कि आइडियल कंडीशंस में तो फिक्स होता है। बट अगर हम बात करें एटमॉस्फेरिक प्रेशर की, तो एटमॉस्फेरिक प्रेशर 0 डिग्री सेल्सियस के लिए जो होना चाहिए वो आइडियल होना चाहिए। अब ऐसे में अगर मैं एटमॉस्फेरिक प्रेशर को चेंज करूंगा, तो हमारा मेल्टिंग और फ्रीजिंग पॉइंट भी बदल जाता है, चेंज हो जाता है। अब यहाँ पर क्वेश्चन होता अगर कि भाई बॉइलिंग पॉइंट ऑफ वाटर, क्या वो फिक्स होता है? तो नहीं, वो भी फिक्स नहीं होता। बॉइलिंग पॉइंट ऑफ वाटर की बात करेंगे तो एटमॉस्फेरिक प्रेशर ज़्यादा करने से बॉइलिंग पॉइंट ऑफ वाटर बढ़ जाता है, इंक्रीज हो जाता है। और मेल्टिंग पॉइंट के साथ एग्जैक्टली इसका अपोजिट काम होता है। यानी कि अगर मैं एटमॉस्फेरिक प्रेशर को ज़्यादा करूंगा तो जो मेल्टिंग पॉइंट या फ्रीजिंग पॉइंट है वो डिक्रीज कर जाता है, डिक्रीज कर जाता है। तो जरा एक बार देख लेंगे कि ऐसी बात इसमें कहाँ लिखी हुई है। ये एकदम आप सी वाला ऑप्शन देखें तो एकदम सही होगा, जो कह रहा है डिक्रीजेज विद इंक्रीजिंग प्रेशर। प्रेशर को बढ़ाएंगे तो ये डिक्रीज हो जाने वाला है। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी। इसके बाद आ जाते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 4 पर। क्वेश्चन नंबर 4 क्या कह रहा है, क्वेश्चन नंबर 4 हमारा कह रहा है कि
किलोवाट आवर किसका यूनिट होता है? तो फटाफट से मैं जरा इसके बारे में आपको बता देता हूँ। यहाँ पर हमारे पास ऑप्शन दे रखे हैं, एनर्जी, इलेक्ट्रिक चार्ज, फोर्स, इलेक्ट्रिक पावर। तो फोर्स का यूनिट हम लोग जानते हैं न्यूटन होता है, चार्ज का यूनिट हम लोगों को पता है कूलॉम्ब होता है। अब हम रह गए हैं इलेक्ट्रिक पावर और एनर्जी के साथ, इनके बीच में एक रिलेशन बना लेते हैं। फटाफट से मैं एक्सप्लेन कर देता हूँ आपको कि भाई अगर मैं बात करूँ पावर का, तो पावर होता है एनर्जी अपॉन टाइम। तो यहाँ से मैं कह सकता हूँ कि जो एनर्जी होगा, एनर्जी हो जाएगा पावर इनटू टाइम। तो पावर, पावर को हम लोग कह सकते हैं, पावर का यूनिट होता है वॉट, और अगर मैं टाइम को लिख लूँ आवर में, तो आप देखेंगे कि जो वॉट इनटू आवर है वो यूनिट बन रहा है किसका? एनर्जी का। तो बिना ज़्यादा कुछ दिमाग लगाए आंसर मार देंगे क्वेश्चन नंबर 4 का ए। किलोवाट आवर किसका यूनिट है? एनर्जी का यूनिट होगा। ठीक है, अगले क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। और अब हमारे पास अगला क्वेश्चन है सामने बोर्ड पर, ये पार्टिकल मूव्स along a circle with a uniform speed v after it has made an angle of 60 degree, its speed will be। क्वेश्चन बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है ये। थोड़ा सा मैं आपको इस क्वेश्चन के बारे में एक्सप्लेन कर देता हूँ। ये क्वेश्चन कह रहा है, कह रहा है कि हमारे पास कोई पार्टिकल है जो सर्कुलर मोशन कर रहा है, एक सर्कुलर मोशन में सर्कल में घूम रहा है। ऐसे में अगर वो किसी इस पॉइंट पे था, यहाँ पर था, उसके बाद वो इस पॉइंट पे पहुंच गया, उसने जो एंगल बनाया वो एंगल क्या है? 60 डिग्री का है। यहाँ पर इसकी स्पीड थी v, तो यहाँ पर जो इसकी स्पीड होगी वो कितनी होगी, ये पूछा जा रहा है। बट क्वेश्चन में जो एक बात बोली गई है, क्या वो उसकी स्पीड की बात कर रहे हैं, क्या वो उसकी वेलोसिटी की बात कर रहे हैं? अगर हम बात करेंगे, एक यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन है, एक पार्टिकल है जो एक यूनिफॉर्म स्पीड से चल रहा है, तो उसकी स्पीड तो किसी भी पॉइंट पर जाकर आप चेक करोगे सेम ही आएगी। बट हाँ, अगर आपसे पूछा जाता है वेलोसिटी के बारे में, तो देखें वेलोसिटी का डायरेक्शन यहाँ पर तो अलग है, बट यहाँ पर क्योंकि वेलोसिटी का डायरेक्शन टेंजेंशियल होगा, चेंज हो जाएगा, तो वेलोसिटी तो बदलेगी मगर स्पीड पे कोई असर नहीं पड़ने वाला। अगर वो v स्पीड से चल रहा था, तो 60 डिग्री का एंगल बनाने के बाद भी वो v स्पीड से चलता होगा। इसका मतलब इसका जो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। तो आप उस पर डी पे टिक कर देंगे। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 क्या कह रहा है? क्वेश्चन नंबर 6 कह रहा है कि एंगुलर स्पीड ऑफ रोटेटिंग रिजिड बॉडी इज इंक्रीज फ्रॉम 4 ओमेगा टू 5 ओमेगा। अभी यहाँ पर जो बात कर रहे हैं वो बात कर रहे हैं एंगुलर स्पीड की। और हाँ, तो कह रहे हैं कि काइनेटिक एनर्जी में क्या असर हुआ होगा। तो सबसे पहले एक काम कर लेते हैं, काइनेटिक एनर्जी का मैं रिलेशन आपको यहाँ पर बता देता हूँ। काइनेटिक एनर्जी अगर हम बात करें रोटेशन मोशन के लिए क्या होती है, तो काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला होता है हाफ इंटू मोमेंट ऑफ इनर्शिया इंटू ओमेगा स्क्वायर। तो काइनेटिक एनर्जी अगर हम लोग बात करते हैं स्ट्रेट मोशन के लिए, लीनियर मोशन के लिए होती है हाफ एम वी स्क्वायर। बट यहाँ पर जब हम रोटेशनल मोशन की बात करते हैं, तो जो मास होता है वो मोमेंट ऑफ इनर्शिया से रिप्लेस हो जाता है। बाकी पूरा फॉर्मूला सेम है। ये आपका जो लीनियर वेलोसिटी होती है उसकी जगह हम लोग लेते हैं एंगुलर वेलोसिटी। तो ये नया फॉर्मूला हो जाएगा एंगुलर मोशन के लिए काइनेटिक एनर्जी का। अब यहाँ पर अगर हम देखें, तो काइनेटिक एनर्जी पहले कितनी थी? 4 ओमेगा। तो मैं इसको लिख सकता हूँ 1/2 आई इंटू 4 ओमेगा का होल स्क्वायर। तो ये कितना हो जाएगा? ये हो जाएगा 16 इंटू काइनेटिक एनर्जी। मैंने ये जो काइनेटिक एनर्जी है उसको इसकी वैल्यू ले ली। नया वाला काइनेटिक एनर्जी कितना होगा? तो न्यू काइनेटिक एनर्जी की अगर मैं बात करूं, तो न्यू काइनेटिक एनर्जी कितना हो जाएगा?
भाई वो यहाँ पर हम लोग 4 की जगह क्या कर देंगे 5 ओमेगा कर देंगे, क्योंकि बाकी सब कुछ सेम है। तो अगर मैं ऐसा करूँगा तो ये हो जाएगा 25 ऑफ के ई। तो जो चेंजेस आ रहा है वो टोटल कितना आ रहा है, वो टोटल आ रहा है 9 के बराबर। तो परसेंटेज कैसे निकालेंगे, परसेंटेज चेंज इन काइनेटिक एनर्जी इक्वल्स टू कितना परसेंट, कितना चेंज हुआ है काइनेटिक एनर्जी में, वो हो जाएगा आपका 25 - 16। पहले थी कितनी, वो 16 थी, इंटू 100। तो ये हो जाएगा 9/16 इंटू 100। इसको आप कैलकुलेट करेंगे तो ये हो जाएगा 900/16। तो इसको आप कैलकुलेट करोगे तो ये आंसर आएगा समवेयर 56 पॉइंट समथिंग। तो 56.3 समथिंग। तो इसका जो आंसर होगा ऑब्वियसली डी वाला होगा। इसको नोट कर लीजिए, बाकी फिर हम लोग चलते हैं आगे की तरफ। अगला सवाल, अगला सवाल है, अगला सवाल कह रहा है कि the velocity with which a projectile must be fired so that it escapes Earth's gravitation does not depend on। तो उसके लिए हमें क्या चाहिए, हमें सबसे पहले तो ये समझ में आना चाहिए कि भाई escape velocity क्या होती है। escape velocity का मतलब होता है, escape velocity का मतलब होता है कि अगर मैं किसी वस्तु को पृथ्वी से फेंकता हूँ तो उसको इतनी तेज गति से फेंका जाए कि वो एक ही बार में पृथ्वी के ग्रेविटेशनल फील्ड से निकल जाए। ऐसा करने के लिए हमें उसमें बहुत ज़्यादा तेज गति देनी होती है, जिसको हम लोग क्या कहते हैं, escape वेलोसिटी कहते हैं। तो escape वेलोसिटी अगर हम देखें तो escape वेलोसिटी जो होती है वो करीब करीब होती है, इसका जो एक्सप्रेशन होता है वी होता है, और ये होती है करीब करीब 11.2 किलोमीटर पर सेकेंड। और escape वेलोसिटी किस चीज़ पे डिपेंड नहीं करती है, वो डिपेंड नहीं करती है मास ऑफ द प्रोजेक्टाइल पर। किसी भी मास का प्रोजेक्टाइल हो सकता है। तो वेलोसिटी ऑफ इसके वेलोसिटी जो है मास के इंडिपेंडेंट है। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। अभी हम लोग आ जाते हैं अगले सवाल पर। अगर टेम्परेचर को इंक्रीज किया जाए तो लिक्विड के विस्कोसिटी पे क्या असर पड़ता है। तो फटाफट से मैं आपको बता देता हूँ विस्कोसिटी का क्या मतलब होता है। ठीक है, विस्कोसिटी को मैं बहुत आसान शब्दों में आपको बताता हूँ कि विस्कोसिटी का क्या मतलब होता है। आप ऐसे समझ सकते हैं कि जो कोई भी लिक्विड होता है वो कितना गाढ़ा है, और उसके अंदर कितना फ्रिक्शन है। तो हम उसके फ्रिक्शन और उसके गाढ़ेपन को रिलेट करके हम उसकी विस्कोसिटी डिफाइन करते हैं। बहुत आसान से एग्जांपल दे रहा हूँ मैं आपको, सब समझ में आएगा। जैसे कि मैं एक ग्लास में ले लूँ पानी और एक ग्लास में ले लूँ शहद, हनी, और मैं दोनों को स्टिर करता हूँ, इस तरीके से चम्मच से स्टिर करूंगा तो पानी तो बहुत इजीली अंदर घूम रहा होगा, बट हनी के साथ ये काम करना आसान नहीं होगा, क्योंकि हनी की जो विस्कोसिटी है बहुत ज़्यादा है और पानी की विस्कोसिटी काफ़ी कम है। और विस्कोसिटी टेम्परेचर के इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होता है, यानी कि अगर मैं टेम्परेचर को इंक्रीज करूंगा, तापमान को ज़्यादा कर दूंगा, तो विस्कोसिटी डिक्रीज हो जाएगी, यानी कि जो गाढ़ापन है वो कुछ कम हो जाएगा और जो फ्रिक्शन है डिक्रीज हो जाएगा। यानी कि अब जो हमारा लिक्विड है वो इजीली स्टिर हो सकता है। तो अब इसमें देख लेते हैं कि क्या कह रहे हैं। अगर टेम्परेचर को ज़्यादा किया जाए, क्योंकि मैंने आपको बताया इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है, तो आप उल्टा कर देंगे, टेम्परेचर ज़्यादा कर रहे हैं तो विस्कोसिटी को क्या कर देंगे, हम डिक्रीज कर देंगे। ये सही आंसर होगा क्वेश्चन नंबर 8। अगले सवाल की तरफ चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9 कह रहा है, क्वेश्चन नंबर 9 कहता है कि भाई इनमें से हमारा इंटेंसिव प्रॉपर्टी क्या होगा। अब इंटेंसिव प्रॉपर्टी अगेन ये थर्मोडायनेमिक का क्वेश्चन है। इंटेंसिव हमारे पास थर्मोडायनेमिक्स में यहाँ पर दो प्रॉपर्टी होती है, एक हम जिसे कहते हैं इंटेंसिव प्रॉपर्टी और एक होती है जहाँ पर जिसे हम कहते हैं एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी। इंटेंसिव प्रॉपर्टी थर्मोडायनेमिक्स में क्या कहती है, वो कहती है कि भाई अगर आपके पास कोई एक सब्सटेंस है, उसकी कितनी भी क्वांटिटी हो, तो उसकी जो मेन हम लोग बात कर रहे हैं किसी एक, सपोज बॉइलिंग पॉइंट पे अगर हम बात कर रहे हैं, कितनी भी क्वांटिटी हो तो उसका बॉइलिंग पॉइंट चेंज नहीं हो जाएगा उसकी क्वांटिटी को चेंज करने से। इसको हम क्या कहते हैं, इंटेंसिव प्रॉपर्टी कहते हैं। तो कह रहे हैं इनमें से अगर आप बताएं कि कौन सा एग्जाम्पल होगा, क्वेश्चन ये कहना चाह रहा है कि इनमें से कौन सा एग्जाम्पल होगा जो इंटेंसिव प्रॉपर्टी जिस पर एप्लीकेबल होगी। तो अगर आप बॉइलिंग पॉइंट की बात करें, मोलारिटी की बात करें, फ्रीजिंग पॉइंट की बात करें, तो आप देखो तीनों पर
उसकी क्वांटिटी कम या ज़्यादा करने से उसका बॉइलिंग पॉइंट नहीं चेंज होने वाला, उसका मोलारिटी भी फिक्स रहेगा, फ्रीजिंग पॉइंट भी फिक्स रहेगा। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, ऑल। अगला सवाल, अगला सवाल है हमारा क्वेश्चन नंबर 10। और क्वेश्चन नंबर 10 में आप देखें ये क्या कह रहा है। ये बढ़िया सवाल है। तो जो एयरफोर्स एक्स ग्रुप की जो हम लोग तैयारी कर रहे हैं, इसकी मैं कुछ खास बात आपको बताता हूँ। एक्स ग्रुप में हमें क्लियरली अपना दिमाग क्लियर रखना है कि हम जो फिजिक्स पढ़ रहे हैं वो 11th और 12th की पढ़ रहे हैं। अब इसमें एक्स ग्रुप एक ऐसा एग्ज़ाम होने वाला है जिसमें जो न्यूमेरिकल की संख्या होने वाली है वो ज़्यादा होने वाली है। मैंने आपको बताया कि जो हमारे पास सवाल आने वाले हैं वो 25 क्वेश्चंस होने वाले हैं। अगर 25 सवाल आ रहे हैं तो आप मान के चलिए कम से कम हमारे एग्जाम में हमारे को आराम से मोर देन 5 क्वेश्चंस ऐसे होंगे जो हमारे न्यूमेरिकल होंगे। और न्यूमेरिकल अगर आप कंपेयर करेंगे इसको, तो आप देखो वो नीट वाला जो एग्ज़ाम होता है या इंजीनियरिंग वाला जो एग्ज़ाम होता है वैसे वाले न्यूमेरिकल नहीं आ रहे हैं, तो वो हमें घबराने की कोशिश नहीं है। हमें सिर्फ क्या रखना है, हमें अपना कॉन्सेप्ट क्लियर रखना है। अगर मेरा कॉन्सेप्ट क्लियर है, मेरे को चीज़ें समझ में आती है, फिजिक्स के कॉन्सेप्ट समझ में आते हैं, तो बस मुझे वो कॉन्सेप्ट को अप्लाई करना है और मैं आसानी से न्यूमेरिकल जो मुझे दिया गया है एग्जाम में मैं सॉल्व कर सकता हूँ। तो आइए चलिए इसको देखते हैं। क्या कह रहा है, कह रहा है कि भाई हमारे पास कोई एक वेट है, सेम वेट है, जो हमने तीन अलग अलग स्प्रिंग है उनसे उन पे लटकाया है। तो मेरे पास सपोज कोई एक स्प्रिंग है, उसकी ये लंबाई है। और उसके बाद फिर मेरे पास एक और कोई दूसरा स्प्रिंग है, उसकी लंबाई अलग है। और फिर कोई एक दूसरा स्प्रिंग है, उसकी लंबाई अलग है। इन तीनों से हमने क्या करा है, एक कोई वेट लटकाया है। वेट यहाँ पर जो है वो हमारे पास सेम होने वाला है, मगर जो तीनों स्प्रिंग हैं उनकी जो लेंथ है वो अलग अलग है। अब ऐसे में पूछ रहे हैं कि पीरियड ऑफ ऑसिलेशन इन तीनों का भाई क्या होना चाहिए, क्या सेम होना चाहिए या अलग अलग होगा। तो अलग अलग होगा तो उनका आपस में रेशो क्या होगा। इसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, इसके लिए हमें यहाँ पर सबसे पहले पता होना चाहिए कि टाइम पीरियड का फॉर्मूला क्या होता है। तो जो टाइम पीरियड हमारा होता है वो मैं आपको यहाँ पर एक बार एक्सप्लेन कर देता हूँ। अब जो टाइम पीरियड है, जस्ट गिव मी अ सेकेंड। इसको मैं थोड़ा सा स्पेस बना लेता हूँ, तो क्वेश्चन को थोड़ा सा ऊपर कर देता हूँ मैं। ओके। तो टाइम पीरियड, तो टाइम पीरियड हमारा यहाँ पर क्या होगा स्प्रिंग के लिए, ये होगा 2 पाई अंडर रूट में मास अपॉन के। अब यहाँ पर जो के है वो स्प्रिंग का कांस्टेंट होता है। अब स्प्रिंग का जो कांस्टेंट है हमारे पास के, क्योंकि तीनों ही जो हमारे पास स्प्रिंग है सेम है, तो उनका स्प्रिंग का कांस्टेंट हमारे पास जो कांस्टेंट की वैल्यू होगी इसको हमें क्या करना पड़ेगा, डिराइव कर लेते हैं। तो के की यहाँ पर जो वैल्यू होनी चाहिए वो होगी फोर्स अपॉन मास। तो यहाँ पर सॉरी, तो ये नहीं होगा, टाइम पीरियड होगा 2 पाई अंडर रूट में मास अपॉन के। और यहाँ पर जो के है वो स्प्रिंग कांस्टेंट है। स्प्रिंग कांस्टेंट कितना होता है, स्प्रिंग कांस्टेंट की वैल्यू मैं यहाँ पर आपको बोर्ड पे लिख दे रहा हूँ, ये होगा फोर्स अपॉन लेंथ। तो यहाँ पर लेंथ भी आ गई है हमारे पास। तो लेंथ को ही हमें रिलेट करना है अपने क्वेश्चन में। तो एक काम करूंगा, मैं यहाँ से क्या करूंगा, टाइम पीरियड निकालने के लिए के को रिप्लेस कर देंगे। और के को रिप्लेस करेंगे तो इसको मैं बोल सकता हूँ मास, फोर्स की जगह लिख सकते हैं मास इंटू एक्सेलरेशन अपॉन एल। तो के को वहां से मैं रिप्लेस कर दूंगा, तो टाइम पीरियड देखो कितना हो जाएगा, टाइम पीरियड हो जाएगा 2 पाई अंडर रूट में एम अपॉन एम ए। और एल जो चला जाएगा ऊपर चला जाएगा इनटू एल। तो देखो मास तो यहाँ से यहाँ हो गया कैंसिल। अब क्या रह गया, अब हमारे टाइम पीरियड कितना आ रहा है, टाइम पीरियड हो जाएगा
2 पाई अंडर रूट में L/A। तो लेंथ को अगर हम यहाँ पर देखें तो जो लेंथ हो जाएगी हमारी अंडर रूट में चली जाएगी। तो पहले वाले की अगर हम बात करें तो जो रेशो है 1 है, दूसरा है 4, 9। तो उसी तरीके से हम फॉर्मूले में अपनी वैल्यू पुट करेंगे तो दूसरे वाले में जो हम वैल्यू लगाएंगे वो हो जाएगी 4L। तो 4L का स्क्वायर रूट कर देंगे तो इसका आंसर आ जाएगा, 1 का तो 1 ही रहेगा, 2। और उसके बाद यहाँ पर 4 की जगह मैं वैल्यू पुट करूँगा 9 की, तो उसका स्क्वायर रूट हो जाएगा 3। तो देखें आप जो आंसर आएगा वो टाइम पीरियड होगा जिस रेशियो में आएगा वो हो जाएगा 1:2:3। तो ये ऑप्शन हमारा कहाँ लिखा हुआ है, ये है ऑप्शन नंबर बी, 1:2:3। तो क्वेश्चन नंबर 10 का जो आंसर हो जाएगा वो बी वाला हो जाएगा। तो इसे मैं हटा देता हूँ यहाँ से और हम लोग चलते हैं क्वेश्चन नंबर 11 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 11 की रहा। सो क्वेश्चन नंबर 11 क्या कहता है, कह रहा है कि भाई जो वेलोसिटी ऑफ साउंड है वो हमें दे रखी है ऑलरेडी। क्या दे रखा है भाई, 332 मीटर पर सेकेंड, ये एयर में दे रखी है। अब हमसे पूछ रहे हैं आप हमें ये बताएं कि वैक्यूम में साउंड की स्पीड क्या होगी। तो वैक्यूम में जो साउंड की स्पीड होगी वो हम सभी जानते हैं कि साउंड एक मैकेनिकल वेव है और मैकेनिकल वेव को चलने के लिए मीडियम की आवश्यकता होती है। वो बिना मीडियम के प्रोपेगेट नहीं कर सकता, चल नहीं सकता, उसको मीडियम चाहिए। यानी कि वैक्यूम में स्पीड कितना हो जाएगी, जीरो हो जाएगी। आसान सवाल था, तो इसको हटाते हैं सामने से और चलते हैं अगले सवाल की तरफ। अगला सवाल क्या कह रहा है, कह रहा है कि हमारे पास दो प्लेट हैं जिनका पोटेंशियल है -25 वोल्ट और 25 वोल्ट। अगर इनको कुछ एक दूरी पे रखा जाए और दूरी भी दे रखी है, कितनी दूरी है, 2 सेंटीमीटर की दूरी है, तो उनके बीच में जो इलेक्ट्रिक फील्ड होगी वो कितनी होगी। तो इलेक्ट्रिक फील्ड देखो आसानी से निकाल सकते हैं, इसका सीधा सीधा सा फॉर्मूला होता है। इसका सीधा सीधा फॉर्मूला क्या होता है, फॉर्मूला मैं आपको बता देता हूँ कि हमें निकालनी है यहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड। तो इलेक्ट्रिक फील्ड निकालने के लिए हमें जो दोनों हमारे पास प्लेट हैं उनका पोटेंशियल हम यहाँ पर लिख लेंगे। तो पोटेंशियल कितना हो जाएगा, V2 माइनस V1 कर देंगे और उनके बीच में जो भी डिस्टेंस है उससे आप डिवाइड कर देंगे। तो यहाँ पर आपका जो V2 है 25 है और माइनस माइनस 25 है अपॉन डिस्टेंस है 2 सेंटीमीटर में। तो सेंटीमीटर है, इसको क्या करेंगे हम लोग मीटर में कन्वर्ट कर लेंगे। तो ये हो जाएगा, सेंटीमीटर को मीटर में कन्वर्ट करेंगे 2 इंटू, इस तरीके से नहीं लिखेंगे इसको, एक सेकेंड। तो सॉरी मैं इसको एक बार दोबारा से लिख देता हूँ, ये पूरा ही चला गया है। तो इलेक्ट्रिक फील्ड अगर निकालनी है तो इलेक्ट्रिक फील्ड निकालने के लिए क्या करने वाले हैं हम लोग, जो पोटेंशियल में डिफरेंस है तो V2 माइनस V1 और दोनों के बीच में जो डिस्टेंस है उसको लिखेंगे। यहाँ पर हमारे पास जो V2 है वो है 25 वोल्ट, माइनस V1 कितना होगा, -25 वोल्ट होगा, अपॉन जो इनके बीच में जो दूरी है सेंटीमीटर में है। तो सेंटीमीटर में है, उसको हम लोग किस तरीके से लिख सकते हैं भाई, 2/100 लिख लेंगे, इस तरीके से लिख सकते हैं। आंसर कितना हो जाएगा, तो यहाँ पर ये 25 से 25 माइनस से माइनस कैंसिल हो जाएगा, ये हो जाएगा 50। और 50 × 100, 100 ऊपर चला जाएगा, डिवाइड करेंगे इसको 2 से, तो ये हो जाएगा 25 × 100। आंसर आ जाएगा आपके पास 2500। देखेंगे कहीं है, ये रहा। तो ये हो जाएगा 2500 वोल्ट पर मीटर। तो क्वेश्चन नंबर 12 का जो आंसर बनेगा वो सी बनेगा। आगे चलते हैं अगले सवाल की तरफ। ओके, तो क्वेश्चन नंबर 13 कह रहा है, क्वेश्चन नंबर 13 में हमारे पास एक कॉम्बिनेशन दे रखा है जिसमें हमने 3 कैपेसिटर लगा रखे हैं, हमें उसका इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस निकालना है। तो मैं आपको अभी दिखा देता हूँ, ये रहा हमारे पास फिगर। तो कैपेसिटेंस निकालना है, कैपेसिटेंस का पहले तो मैं आपको फॉर्मूला बता देता हूँ। अगर हमें कैपेसिटेंस निकालना है सीरीज में, सॉरी कैपेसिटेंस अगर हमें निकालना है, कैपेसिटेंस अगर हमें निकालना है
इन सीरीज। तो उसके लिए जो फॉर्मूला होता है वो होता है 1/C1 प्लस 1/C2। और अगर हमें कैपेसिटेंस निकालना है पैरेलल में, तो कैपेसिटेंस इन पैरेलल, तो इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस पैरेलल में निकालने के लिए हम उसको डायरेक्ट ऐड कर देते हैं, सपोज C1 प्लस C2। ये बिल्कुल वैसा ही है जैसे हम लोग जब रेजिस्टेंस निकालते थे तो हमारे पास अलग अलग रेजिस्टर्स होते थे जिसमें सीरीज और पैरेलल कॉम्बिनेशन निकालते थे। तो हम याद करेंगे अगर पुराने वाला हम लोग जो ने रेजिस्टेंस पढ़ा था कि इक्विवेलेंट रेजिस्टर्स, अगर हम इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस हमें निकालना है और हमारे रेजिस्टर्स किस में लगे हुए हैं, सीरीज में लगे हुए हैं, तो हम क्या करते थे, हम उनको डायरेक्ट उठा के क्या कर देते थे, ऐड कर देते कि भाई R1 कितना है, R2 कितना है, R3 कितना है, और उसका हमारे पास इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस आ जाता था। सिमिलरली अगर हमें रेजिस्टेंस निकालना होता था किसमें, पैरेलल में निकालना होता था, तो हम लोग वहाँ पे क्या करते थे, तो हम इसका रेसिप्रोकल कर देते थे और हम क्या कर देते कि भाई वही 1/R इक्वल टू कितना हो जाएगा, 1/R1 प्लस 1/R2 प्लस 1/R3, और इस तरीके से हमारे पास इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस आ जाता था। बट बात कर रहे हैं अब इस वक्त यहाँ पर हम कैपेसिटेंस की, तो ये बिल्कुल रेजिस्टेंस के अपोजिट हो जाएगा, उल्टा हो जाएगा। यहाँ अब क्या है, सीरीज में हम लोग रेसिप्रोकल करेंगे, और जबकि अगर हमें पैरेलल में निकालना है तो वो हम डायरेक्ट ऐड कर सकते हैं। तो जरा इसको सॉल्व करके देखते हैं कि इसका आंसर क्या होगा। मैं एक बार इसको क्लीन कर देता हूँ और अब देखते हैं। तो जो पहले दो कैपेसिटेंस हैं ये हमारे पास इस सर्किट में पैरेलल में लगे हुए हैं, तो हमें पैरेलल में निकालने के लिए मैंने आपको बताया हम इन दोनों को डायरेक्टली क्या कर देंगे, ऐड कर देंगे। तो ये कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा भाई 5 माइक्रोफैरड, और 5 + 5 ये तो हो जाएगा 10 माइक्रोफैरड। अच्छा जी, तो इन दोनों को हटाकर मैं क्या कर सकता हूँ, एक डायरेक्ट लगा सकता हूँ यहाँ पर 10 माइक्रोफैरड का एक कैपेसिटर। अभी हमारे पास 10 और 5 किस में हो जाएंगे, ये अब सीरीज में हो जाएंगे। तो अभी मुझे इनका इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस निकालना है सीरीज में अब की बात। तो ये तो हो गया, अभी हम निकाल रहे हैं सीरीज में। तो सीरीज में निकालने के लिए मैंने आपको बताया अब की बार हम क्या करेंगे, हमें निकालना पड़ेगा रेसिप्रोकल में। तो पहला वाला कितना है, 1/10 हो जाएगा, और दूसरी वाला कितना है, 1/5 हो जाएगा। इसको सॉल्व कर लेंगे तो इसमें बेसिक मैथ्स लगेगी, एलसीएम लेके 10 हो जाएगा, और ये हो जाएगा आपका 1 + 2 विच इज 3/10। तो आंसर आएगा 10/3, और 10/3 कर देंगे, इसका राइट आंसर, क्योंकि इसको रेसिप्रोकल करना था ना। तो सी कितना हो जाएगा, 10/3 माइक्रो। आसान सवाल था, सिर्फ फॉर्मूला अप्लाई करना था, कुछ भी नहीं था, कुछ भी कंसेप्चुअल नहीं था, सीधा सीधा क्वेश्चन था। चलिए अगले सवाल की तरफ चलते हैं, मैं इसको हटा देता हूँ। और अगला सवाल, अगला क्वेश्चन है कि किरचॉफ लॉ, फर्स्ट लॉ बेस करता है कौन से नियम पर, कौन से सिद्धांत पर। तो देखिए किरचॉफ लॉ क्या कहता है, किरचॉफ लॉ ये कहता है कि सपोज हमारे पास कोई जंक्शन है, और जहाँ पर एक जंक्शन पर कई तरफ से करंट आ रहा है और उसमें कई तरफ से करंट जा रहा है। तो इसमें मैं एक जंक्शन आपके लिए बना कर दे देता हूँ। यहाँ पर सपोज मेरे पास एक कोई पॉइंट है और इस तरीके से कोई जंक्शन बन रहा है, और यहाँ पर कुछ I1 करंट आ रहा है, यहाँ से कुछ I2 करंट आ रहा है, और यहाँ से कुछ I3 करंट आ रहा है। तो जो करंट यहाँ से पास होगा I4 होगा, और यहाँ से कुछ करंट होगा I5 जाएगा। तो किरचॉफ लॉ के अकॉर्डिंग I1 प्लस I2 प्लस I3 बराबर होता है I4 प्लस I5 के। तो यहाँ पर जो नियम है किरचॉफ का पहला नियम, वो किस पे आधारित है। तो क्वेश्चन नंबर पार्ट है ए, चार्ज पर होगा, क्या एनर्जी पे होगा, क्या मोमेंटम पे होगा, या सम ऑफ मास एंड एनर्जी। तो यहाँ पर मोमेंटम का कोई लेना देना नहीं है, मास एनर्जी का कोई लेना देना नहीं है। थोड़ा सा जो कंफ्यूजन बच्चों को होता है वो होता है कि चार्ज और एनर्जी में। तो इसका जो सही आंसर होगा हमारे पास कंजर्वेशन ऑफ चार्ज नहीं होगा, इसका जो सही आंसर होगा वो होगा कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी। तो 14 का जो आंसर होगा वो बी वाला होगा। आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 15 पे। क्वेश्चन नंबर 15 क्या कह रहा है, क्वेश्चन नंबर 15 कह रहा है हमारे पास भाई कोई दो सर्कुलर कॉइल है जो एक ही प्रकार के तार से बनी हुई है, और जो कॉइल है उसका जो रेडियस है वो है 10 सेंटीमीटर और 20 सेंटीमीटर।
दोनों को पैरेलली कनेक्ट किया गया है। अब हमें जो इसमें मैग्नेटिक फील्ड है उनके सेंटर पर कितनी होगी ये बताना है। दोनों की वजह से जो मैग्नेटिक फील्ड होगी सेंटर पर कितनी होगी और उसका रेशो बताना है। ये एक न्यूमेरिकल सवाल है, अच्छा सवाल है। तो इसमें तो सबसे पहले जो एक मैं आपको फॉर्मूला बता देता हूँ। स्ट्रेट क्वेश्चन है, बिल्कुल स्ट्रेट है। मैग्नेटिक फील्ड हमें पता होनी चाहिए किसी भी कॉइल की वजह से उसके सेंटर पर कितनी होती है। तो उसके लिए जो हम लोग यहाँ पर फॉर्मूला इस्तेमाल करेंगे, सॉरी, वो फॉर्मूला क्या होगा, वो होगा भाई मैग्नेटिक फील्ड हमें यहाँ पर निकालनी है, म्यू नॉट आई अपॉन 2 आर। ये फॉर्मूला कब हम इस्तेमाल करते हैं, ये फॉर्मूला हम तब इस्तेमाल करते हैं जब हमें मैग्नेटिक फील्ड निकालनी होती है किसी भी सर्कुलर कॉइल की वजह से उसके सेंटर पर। तब हम लोग ये फॉर्मूला इस्तेमाल करते हैं। अब हमें करना ये है कि यहाँ पर जो हमारा रेडियस है जो हमें दे रखा है उससे हमें ये बताना है कि मैग्नेटिक फील्ड का सेंटर पर दोनों मैग्नेटिक फील्ड का रेशियो क्या होगा। तो हमें एक रिलेशन डेवलप करना पड़ेगा। थोड़ा सा अच्छा सवाल है, इसमें थोड़ी सी मैथ करनी पड़ेगी। तो इस फॉर्मूले को ध्यान में रखें और मैं अभी इसे हटा देता हूँ और इसको मैं आपको सॉल्व करके दिखाता हूँ कि ये कैसे होगा। तो मैं क्वेश्चन को थोड़ा सा थोड़ी देर के लिए, ओके, अभी इसको थोड़ा सा मैं छोटा कर देता हूँ ताकि मेरे पास स्पेस मिल जाए मुझे। हम लोग जो क्वेश्चन अभी डिस्कस कर रहे हैं वो क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 15। तो क्वेश्चन नंबर 15 को हम लोग देखते हैं। दो सर्कुलर कॉइल हैं, तो दोनों को किस तरीके से जोड़ा गया है, पैरेलल में जोड़ा गया है। अगर हम लोग पैरेलल में जोड़ देंगे तो जो वोल्टेज होगा अक्रॉस, दोनों के अक्रॉस, वो सेम हो जाएगा। अब वोल्टेज क्या कहता है भाई, वोल्टेज कहता है यानी कि जो इन दोनों में I1 होगा और R1 होगा, वोल्टेज को मैं लिख सकता हूँ करंट इंटू रेजिस्टेंस। तो ये अगर पहली वाली कॉइल का मैं करंट और रेजिस्टेंस ले लूँ तो ये बराबर होना चाहिए I2 इंटू R2 के। क्यों ऐसा मैंने लिखा, क्योंकि हमें एक बात पता है क्वेश्चन में कि भाई जो वोल्टेज है वो दोनों में सेम आने वाली है क्योंकि दोनों को पैरेलल जोड़ा गया है। इससे मैं इस रिलेशन पे पहुंच जाता हूँ। अब देखो मैंने यहाँ पे क्या लिख सकता हूँ, मैं इसको लिख सकता हूँ I1 अपॉन I2 इक्वल्स टू R2 अपॉन R1। ठीक है। और हम लोग जानते हैं कि जो हमारा रेजिस्टेंस होता है, रेजिस्टेंस किसी भी वायर की वजह से, अगर मैं एक वायर में रेजिस्टेंस की बात करूं तो उसका फॉर्मूला क्या होता है, रेजिस्टिविटी इनटू उसका लेंथ L1 और उसका जो एरिया होगा अपॉन R1 के लिए निकालूंगा। अच्छा ये R2 के लिए है तो इसको हम 2 कर देंगे यहाँ पर। और R1 के लिए कितना हो जाएगा, रो इंटू L1 अपॉन A1। अगेन ये मैं आपको दोबारा से बता देता हूँ कि कहाँ से आया है। देखो रेजिस्टेंस बराबर होता है रेजिस्टिविटी इनटू लेंथ अपॉन एरिया। तो हमने यहाँ पर इस वाले फॉर्मूला का इस्तेमाल करा है रेजिस्टेंस निकालने के लिए। रेजिस्टिविटी जो भी हम मटेरियल इस्तेमाल कर रहे हैं उसकी अपनी फिक्स होती है रेजिस्टिविटी, उसकी लंबाई कितनी है, उसका एरिया कितना है, उससे हम लोग क्या करते हैं रेजिस्टेंस निकालते हैं। तो यहीं पर मैंने इसी फॉर्मूले का इस्तेमाल करा है। अब आप देखें कि हमें एक बात पता है कि जो दोनों हमने कॉइल्स बनाई हैं उन दोनों में सेम तार का इस्तेमाल करा है। तार का सेम है इसलिए दोनों की रेजिस्टिविटी तो सेम ही होगी, तो कैंसिल हो जाएगा। दोनों का एरिया भी सेम ही होने वाला है तो कैंसिल हो जाएगा। अब आगे चलेंगे और अब देखो मैं इसको क्या कह सकता हूँ, अब मैं इसको लिख सकता हूँ कि I1 अपॉन I2 बराबर हो जाएगा R2 अपॉन R1 के इक्वल्स टू L2 अपॉन L1। इंपॉर्टेंट रिलेशन है। अच्छा लेंथ है तो इसको मैं और क्या लिख सकता हूँ, तो जो लेंथ है क्या हम इसको लिख सकते हैं 2 पाई R। तो ये R1 हो जाएगा और ये हो जाएगा 2 पाई R, सॉरी R2 और R1। यहाँ से 2 पाई से 2 पाई कैंसिल हो जाएगा।
तो हमने एक रिलेशन बना लिया। अब वो जो रिलेशन है वो किसके बीच में है? करंट, रेजिस्टेंस और रेडियस के बीच में है। ये थोड़ा सा हम यहाँ से कॉपी कर लेंगे और ताकि फिर मैं आगे वाला जो क्वेश्चन है मैं यहाँ से कंटिन्यू करता हूँ। अब हमारे को एक चीज़ पता है कि जो मैग्नेटिक फील्ड है वो मैग्नेटिक फील्ड बराबर होता है म्यू नॉट इंटू आई अपॉन 2r। तो ऐसे में अगर मैं कहूँ कि भाई B1 जो पहली वाली मैग्नेटिक फील्ड होगी वो कितनी होगी? वो होगा म्यू नॉट, कुछ उसमें I1 होगा और कुछ उसमें होगा 2r1। इसी तरीके से अपॉन अगर मैं उसका रेशियो निकालूं B2 के साथ तो मैं इसी में नीचे लिख दूंगा भाई म्यू नॉट कुछ I2 होगा अपॉन, एक सेकंड इसको साइड में कर देते हैं वो एक, अच्छा चलो कोई बात नहीं, मैं इसको एक बार दोबारा से कर देता हूँ भाई। मैग्नेटिक फील्ड कितना था? मैग्नेटिक फील्ड हमारा कितना था यहाँ पर? मैग्नेटिक फील्ड होता है म्यू नॉट आई अपॉन 2r। तो जो पहले वाला मैग्नेटिक फील्ड होगा वो पहला वाला मैग्नेटिक फील्ड यहाँ पर कितना होने वाला है? वो हो जाएगा म्यू नॉट I1 और 2r1, ये हमारा B1 है। अगर मैं इसका रेशियो निकालूं B2 के साथ तो ये कितना हो जाएगा? अपॉन में म्यू नॉट कॉन्स्टेंट रहेगा, म्यू नॉट की वैल्यू सेम ही रहेगी, ये I2 हो जाएगा अपॉन 2r2। तो अब देखेंगे यहाँ से म्यू नॉट से तो भाई म्यू नॉट हो गया कैंसिल। अब ये कितना हो जाएगा? ये बन जाएगा भाई I1 अपॉन I2 इंटू R2 अपॉन R1। तो अगर हम यहाँ से देखें तो जो अभी अभी हमने क्या किया था पिछले वाले स्लाइड में, करंट की रेशो की हमने रिलेशनशिप निकाली थी रेडियस के साथ। तो पिछले वाले स्लाइड में मैंने आपको बताया था कि भाई जो हमारा I1 और I2 है वो किसके बराबर आ रहा था? वो आ रहा था R2 अपॉन R1 के बराबर आ रहा था, जो हमने स्पेसिफिक रेजिस्टिविटी से निकाला था। तो मैं इसको रिप्लेस करके क्या लिख सकता हूँ? मैं इसको लिख सकता हूँ R2 अपॉन R1 और इंटू R2 अपॉन R1। तो ये कितना बन जाएगा? ये एक्चुअली बन जाएगा स्क्वायर हो जाएगा। तो ये आपका हो जाएगा R2 अपॉन R1 का स्क्वायर। अब आप जरा क्वेश्चन में देखें तो जो हमारा क्वेश्चन है वो क्वेश्चन क्या दे रखा है? कह रहा है कि भाई रेडियस जो है पहले वाले का 10 सेंटीमीटर है, दूसरे वाले का 20 सेंटीमीटर है। तो यहाँ पे मैं वैल्यू पुट कर देता हूँ, तो इसका हो जाएगा 20 अपॉन 10 का होल स्क्वायर। तो देखो भाई ये क्या आएगा? ये हो जाएगा 2, आंसर आएगा 4/1, यानी कि मैं इसको क्या कह सकता हूँ? 4:1। थोड़ा सा मैथ था इसमें और रेयरली वैसे हम इस प्रकार के क्वेश्चन देखते हैं जिसमें मैथ्स जो हमारी ज़्यादा लग जाती है। जनरली कोशिश करते हैं जो हमारे वनडे एग्जाम्स होते हैं उसमें न्यूमेरिकल्स ऐसे होते हैं जहाँ पर हमें मैथ्स कम से कम इस्तेमाल करनी हो और हमारा सिर्फ कॉन्सेप्ट अप्लाई करें और हमारा आंसर निकल जाए। बट इसमें थोड़ा मैथ्स था, अच्छा सवाल है, बहुत ही अच्छा सवाल है। इसमें थोड़ा सा मैथ्स अप्लाई करना था। आप इसको क्या करें, अगर आपको थोड़ा सा क्वेश्चन लेंदी लग रहा है तो आप एक बार वीडियो को पॉज कर सकते हैं, उसको दोबारा से देख सकते हैं और इसका जो आंसर हो जाएगा यहाँ पर वो कितना हो जाएगा? वो आंसर हो जाएगा 4:1, 15 का। तो मैं इसको हटा देता हूँ और एक बार इसको बड़ा कर लेते हैं। सो अगले वाले सवाल की तरफ चलेंगे। क्वेश्चन क्या है? क्वेश्चन है कि एक एरोप्लेन है जो यूनिफॉर्म स्पीड से उड़ रहा है और स्पीड कितनी है? 10 किलोमीटर पर आवर है सर्कमफ्रेंस, और चेंज इन वेलोसिटी पूछी है भाई इस क्वेश्चन में। इस क्वेश्चन में जो उन्होंने हमसे पूछा है एक हाफ रेवोल्यूशन के बाद, बहुत बहुत बढ़िया सवाल है। सवाल क्या है देखो, समझते हैं। कोई एक सर्कुलर मोशन कर रहा है और ये जो ऑब्जेक्ट है जो उड़ रहा है वो एरोप्लेन है, हवाई जहाज है। और सपोज यहाँ पर उसकी जो वेलोसिटी है वो दे रखी है, कितनी है? 10 किलोमीटर पर आवर है। एरोप्लेन ही है ना, एरोप्लेन है, फ्लाई कर रहा है, राइट। कह रहे हैं
आधे चक्कर के बाद आधा चक्कर हो जाएगा उसका, यहाँ से चला और यहाँ पहुँच गया, ये आ जाएगा। तो उसको अगर हम v1 मान लें, इसको v2 मान लेते हैं। तो कह रहे हैं आधे चक्कर के बाद उसकी भाई वेलोसिटी बताओ कितनी होगी। तो उसकी वेलोसिटी, भाई स्पीड तो सेम ही रहेगी, 10 किलोमीटर पर आवर। अगर हमसे क्वेश्चन में पूछते हैं कि स्पीड कितनी है बताओ, तो मैं कहता जी 10 किलोमीटर पर आवर, कोई फर्क नहीं पड़ता उसमें। बट यहाँ पर उन्होंने मेरे से क्या पूछ लिया है कि नहीं वेलोसिटी में चेंज क्या होगा, वेलोसिटी में चेंज बताना है किलोमीटर पर आवर में। देखो क्या होगा, देखो ये मैं आपको करके दिखाता हूँ। वेलोसिटी में चेंज, तो चेंज इन वेलोसिटी मैं यहाँ लिख देता हूँ। भाई वेलोसिटी में चेंज तो बड़ी आसानी से बता सकते हैं, आसान सा सवाल है, कितना होना चाहिए, v2 माइनस वी होना चाहिए ना। तो v2 माइनस वी कर देते हैं। v2 कितना है भाई, v2 है 10 किलोमीटर पर आवर। ठीक है, माइनस करो v1। अब इम्पोर्टेंट है, वेलोसिटी है स्पीड नहीं है। तो वेलोसिटी है, दोनों की डायरेक्शन यहाँ पर एक दूसरे के अपोजिट हैं। तो एक अगर हम इसको प्लस मानेंगे तो ये माइनस हो जाएगी, और अगर हम लोग इसको प्लस मानेंगे तो ये वाला माइनस हो जाएगा। तो जिस हमने क्या करा है, v2 को प्लस मान लिया है, तो ये वाला हम क्या कर लेते हैं, माइनस ले लेते हैं। तो ये हो जाएगा -10 किलोमीटर पर आवर। तो अब देखो कितना हो जाएगा, ये 10 + 10 हो जाएगा 20 किलोमीटर पर आवर। तो देखो इसका सही आंसर होगा ये 200। ये थोड़ा सा टाइपिंग एरर है, इसमें परेशान होने वाली कोई बात नहीं है। या तो ये 100 की जगह ये शायद मेरे ख्याल से 100 किलोमीटर पर आवर होना चाहिए था क्वेश्चन में। तो उस तरीके से अगर हम इसको 100 कर देंगे तो ये क्वेश्चन हमारा क्या हो जाता, हमारा क्वेश्चन हो जाता जी 100 + 100 इक्वल्स टू 200 किलोमीटर पर आवर। थोड़ा सा टाइपिंग एरर है, कोई परेशान होने वाली बात नहीं है। इसका जो सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी होगा। अच्छा क्वेश्चन था। चलिए अगला सवाल पे बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 17। क्वेश्चन नंबर 17 क्या कह रहा है, क्वेश्चन नंबर 17 कह रहा है कि हमारे पास एक तो लेंस है, कन्वर्जिंग लेंस है, एक डाइवर्जिंग लेंस है, दोनों को एक साथ जोड़ दिया है। और ऐसा करने से क्या हुआ कि अब हमारे पास जो दोनों को जोड़ने से जो नया कॉम्बिनेशन बनेगा उसकी पावर पूछ रहे हैं कितनी होगी। तो पावर कैसे निकालते हैं हम लोग पावर को, अगर कभी भी दो इस तरीके से क्वेश्चन आ जाता है जिसमें दो लेंस हैं, एक कन्वर्जिंग लेंस है, एक हमारा जो डाइवर्जिंग लेंस है, तो उन दोनों की हम पावर को क्या कर देते हैं, ऐड कर देते हैं। भाई P1 को किसके साथ ऐड कर देंगे, P2 के साथ ऐड कर देंगे। तो यहाँ पर P1 कितनी है, अगर वो 6 डायोप्टर है, और P2 कितनी है, यहाँ पर -2 डायोप्टर है, तो आंसर जो हो जाएगा वो हो जाएगा 4 डायोप्टर। आसान था। तो 4 डायोप्टर, ऑप्शन नंबर जो डी होगा इसका सही आंसर होगा। अगले सवाल की तरफ बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 18। क्वेश्चन नंबर 18 कह रहा है कि कोई एक स्टार है जिससे लगातार एनर्जी इमिशन हो रहा है, और इमिशन जो हो रहा है वो कुछ इस रेट से हो रहा है, इसकी जूल एनर्जी पर सेकेंड उससे इमिटेड हो रही है। कह रहे हैं ऐसे में उसका जो मास पर रेट ऑफ चेंज होगा वो क्या होगा। तो देखो यहाँ पर एनर्जी और मास की बात हो रही है, तो हम जरा आइंस्टाइन साहब को याद करेंगे और उनकी इक्वेशन को याद करेंगे जो क्या होती है, E बराबर mc² होती है। तो अगर मैं यहाँ पर क्या कर दूँ, यहाँ पर मैं रेट ऑफ चेंज निकालूंगा, तो रेट ऑफ चेंज में एनर्जी का निकालूँ तो उसके लिए मुझे क्या करना पड़ेगा, इसका डेरिवेटिव लेना पड़ेगा। डेरिवेटिव लेंगे तो क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा DE/dt हो जाएगा, और इक्वल्स टू जो c² है, क्योंकि ये कांस्टेंट है तो उस पर कोई असर नहीं होने वाला, बस c² बाहर आ जाएगा, इनटू क्या हो जाएगा dm/dt। यानी कि DE/dt का क्या मतलब है, रेट ऑफ चेंज इन एनर्जी की किस दर से जो एनर्जी का इमिशन हो रहा है, c² लाइट की स्पीड हो गई, और किस दर से मास बदल रहा है। ये हमारे पास रिलेशन आ गई। अब आपको कुछ नहीं करना, कॉन्सेप्ट आपके सामने आ गया, आपको इसमें से वैल्यू पुट करनी है, तो वैल्यू पुट कर देते हैं। तो हमें निकालना है, यहाँ पर क्या पूछा हमारे से, dm/dt पूछा है। तो dm/dt क्या हो जाएगा, ये हमारा हो जाएगा भाई DE/dt बाई c²। एनर्जी का एमिशन रेट तो हमें ऑलरेडी दे ही रखा है, कितना है 2.7 इंटू 10⁻36। और नीचे हम लिखेंगे लाइट की स्पीड कितनी होती है, 3 × 10⁸ का होल स्क्वायर। भाई ये क्या बन जाएगा, ये बन जाएगा, स्क्वायर करेंगे तो ये बन जाएगा 9। और अगर ये 9 बन जाएगा तो एक काम करेंगे, ये मैं हटा देता हूँ यहाँ से, तो नीचे एक 10 और बढ़ जाएगा।
तो देखो ये क्या बन जाएगा, ये होगा 27 × 10⁻36 अपॉन 9 इंटू 16 + 17, 10 की पावर हो जाएगा 17। ये तो कटा भाई 3 आया, और ये इससे कटेगा तो ये आएगा 36 19। तो ये बनेगा 3 × 10⁻19। देखें कहाँ पर लिखा है, 3 × 10⁻19 किलोग्राम पर सेकेंड। 18 का एकदम सही आंसर होगा। सॉरी, चलिए अगले सवाल की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 19। क्वेश्चन नंबर 19 क्या कह रहा है, कह रहा है कि वैलेंस बैंड और कंडक्शन बैंड ऑफ अ सॉलिड ओवरलैप एट लो टेम्परेचर। तो वो जो सॉलिड होगा वो क्या होगा। देखो, वैलेंस बैंड और कंडक्शन बैंड किसी भी जो सॉलिड के बारे में ये बताते हैं कि वो मेटल होगा या वो नॉन मेटल होगा, यानी कि वो कंडक्शन करेगा या कंडक्शन नहीं करेगा। अगर वैलेंस बैंड और कंडक्शन बैंड के बीच में जो गैप होता है अगर वो ज़्यादा है, यानी कि जो हमारा जो सॉलिड होगा वो एक नॉन मेटल होगा। नॉन मेटल यानी कि उसको और ज़्यादा एक्साइट नहीं किया जा सकता, वो कंडक्शन बिल्कुल भी नहीं करने वाला है। बट अगर इन दोनों के बीच के जो गैप को कम से कम किया जाए तो हमारा जो सॉलिड होगा वो सेमी कंडक्टर वाली कैटेगरी में आ जाएगा, यानी कि अगर हम उसको हीट दें, उसका तापमान बढ़ा दें, तो ऐसे में वो कंडक्शन कर सकता है। बट अगर वैलेंस बैंड और कंडक्शन बैंड के बीच में गैप ही नहीं है, दोनों एक दूसरे को ओवरलैप कर रहे हैं, तो बिना हीट दिए यानी कि लो टेम्परेचर में भी वो क्या कर रहा होगा, वो कंडक्शन कर रहा होगा। और हम ये बात को बहुत अच्छे से जानते हैं कि वो सारे सॉलिड्स या वो सारे एलिमेंट्स जो किसी भी तापमान पर या मैं कहूँ लो टेम्परेचर पे कंडक्शन शो करते हैं, वो सब क्या होते हैं, वो मेटल्स होते हैं। तो 19 का जो आंसर हो जाएगा वो ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, मेटल हो जाएगा। तो चलते हैं अगले सवाल की तरफ। और क्वेश्चन नंबर 20 कह रहे हैं कि भाई मैंने अपनी दोनों आंखें खोल रखी हैं, और अगर मैं देखता हूं तो मैं अपनी दोनों आंखों से जो देखूंगा तो जो मेरे सामने का जो व्यू है वो कितने एंगल में होना चाहिए। ऑप्शन देख लेते हैं। भाई 90 डिग्री तो बिल्कुल भी गलत है, ऐसा तो नहीं है कि मैं एक अपनी दोनों आंखों से कुछ इस तरीके का व्यू देख रहा हूँ, तो ये तो गलत हो गया। 150 150 भी कुछ इतना एंगल होगा नहीं, ये भी गलत है। 360 तो नहीं हो सकता क्योंकि मैं पीछे नहीं देख पा रहा हूँ, तो क्लियरली एक ही हमारे पास ऑप्शन बचता है विच इज़ 180 डिग्री। सही आंसर है यहाँ पर। उसके बाद हमारे पास क्वेश्चन नंबर 21 है। 21 क्या कह रहा है, क्वेश्चन नंबर 21 कह रहा है कि हमारे पास कोई एक एलिमेंट है जिसका नाम है प्लूटोनियम, और कोई न्यूक्लाइड है प्लूटोनियम का, और हमें बताना है उसका नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स बताना है उसके न्यूक्लियस में क्या होगा। आसान क्वेश्चन है। तो नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स निकालने के लिए हमें क्या करना होता है, नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स बराबर क्या होता है, हम क्या करेंगे, मास नंबर में से उसका एटॉमिक नंबर हम सब्सट्रैक्ट कर देते हैं। इससे इजीली हम नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स फाइंड आउट कर सकते हैं। तो देखो मास नंबर कितना दे रखा है, 242, और एटॉमिक नंबर कितना है इसका, 94 है। आप इसको जरा सॉल्व करें तो ये आएगा ऑब्वियसली 12 - 4 = 8, और विच इज़ 4 148। तो नंबर ऑफ न्यूट्रॉन इसमें कितने हो जाएंगे, 148 हो जाएंगे। ठीक है। तो अगला सवाल क्या है, जीना डायोड वन ऑल्सो नोन एज। बिना ऑप्शन देखे ही बता सकते हैं कि भाई जीना डायोड को हमारे 12th में अच्छा टॉपिक है कि जीना डायोड को हम लोग कैसे इस्तेमाल करते हैं, एज अ वोल्टेज रेगुलेटर इस्तेमाल करते हैं। और सेमीकंडक्टर होता है ये, और जो हम सर्किट्स बनाते हैं उसमें हम अपने वोल्टेज को रेगुलेट करने के लिए हम लोग जिस डिवाइस का इस्तेमाल करते हैं वो कौन सा डिवाइस होता है, वो जीना डायोड्स होते हैं। तो इसका जो क्लियरली आंसर हो जाएगा ए हो जाएगा, एज अ वोल्टेज रेगुलेटर। आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 23 कह रहा है कि इनमें से किस पोजीशन पर जो पोटेंशियल एनर्जी होगी वो सबसे अधिक होगी अगर हम बात कर रहे होंगे सिंपल हार्मोनिक मोशन की। तो क्या एक्सट्रीम पोजीशन पर, मीन पोजीशन पर, कहीं भी हो सकती है, या इनमें से कहीं नहीं। तो एक काम करते हैं, एसएचएम में थोड़ा सा मैं आपको एक बार करके दिखा देता हूँ। सपोज मेरे पास कोई ये पेंडुलम है, और मैंने इस पेंडुलम को क्या करा,
उठाकर इस पोजीशन पर लेकर गया, ये इसका एक्सट्रीम पोजीशन है, और यहाँ से इसको छोड़ दिया। तो ऐसे में क्या करेगा, ये यहाँ से जाएगा और ये वापस से उतनी ही हाइट पर आ जाएगा, एक्सट्रीम पोजीशन पर आ जाएगा दूसरी तरफ, और वापस से गिरना शुरू करेगा। तो ये जो पोजीशन होती है इसे हम कहते हैं इसका मीन पोजीशन, और ये वाला जो पोजीशन है ये इसका हो जाएगा एक्सट्रीम पोजीशन क्वेश्चन के अकॉर्डिंग। आप कह रहे हैं कि आप मुझे बताएं कि इसमें इसकी पोटेंशियल एनर्जी सबसे ज़्यादा कहाँ पर होगी, क्या कहीं भी हो सकती है, या ये सारे ऑप्शन गलत हैं? तो देखो, पोटेंशियल एनर्जी का जो सीधा सीधा संबंध होता है वो पोजीशन के साथ ही होता है, और जहाँ पर हम इस पोजीशन पर लेकर जाएंगे तो हमें पता है कि यहाँ पर जो इसकी काइनेटिक एनर्जी होगी वो सबसे अधिक होगी, और पोटेंशियल एनर्जी इस वक्त इसमें सबसे कम होगी। और जब हम इसको फ्रीली छोड़ देते हैं तो ये वो पोजीशन आ जाएगी जहाँ पर इसकी काइनेटिक एनर्जी तो एकदम मिनिमम हो जाएगी, बट पोटेंशियल एनर्जी इस वक्त यहाँ पर इसकी सबसे मैक्सिमम हो जाएगी। तो इसका जो सही आंसर होगा वो मीन पोजीशन होगा। मीन पोजीशन पर जो हमारा पोटेंशियल एनर्जी है वो सबसे अधिक होने वाला है। अगर क्वेश्चन में हमसे काइनेटिक एनर्जी पूछ लेते तो वो काइनेटिक एनर्जी यहाँ पर हो जाता सबसे कम। चलिए अगले सवाल की तरफ चलते हैं। अगला सवाल है हमारे पास कि इनमें से साउंड वेव की जो स्पीड है वो कौन बता रहा है? भाई वेव की अगर मैं बात करूं तो स्पीड बराबर क्या होता है? स्पीड का मतलब होता है डिस्टेंस अपॉन टाइम। ये फॉर्मूला पता है हमको। और इसी को अगर मैं लिखना चाहूँ तो मैं इसको किस तरीके से लिख सकता हूँ भाई? स्पीड को मैं v बोल देता हूँ, और v यहाँ पर वेलोसिटी हो गया। अगर मैं वेव्स की बात करूँ तो वेव्स के लिए हम जो फॉर्मूला इस्तेमाल करते हैं वो क्या होता है? लैम्डा इंटू फ्रीक्वेंसी। एफ नहीं बोलते हैं उसको, मैं लैम्डा इंटू न्यू बोलते हैं। तो ये हमारी क्या हो जाती है? ये हमारी वेलोसिटी हो जाती है। लैम्डा जो हमारा है वेवलेंथ हो जाता है, और फ्रीक्वेंसी, जब इन दोनों को मल्टीप्लाई करते हैं तो हमें क्या मिल जाता है? वहाँ से स्पीड मिल जाता है वेव का। ये किसी भी वेव के लिए एप्लीकेबल है, चाहे वो लाइट वेव हो चाहे वो साउंड वेव हो, ये सभी वेव्स के लिए एप्लीकेबल है। अगर आप लोग देखें तो वेवलेंथ का क्या मतलब होता है? वेवलेंथ का मतलब ही होता है कि आपके जो वेव है उसने एक कितनी दूरी तय करी है एक ऑसिलेशन में। और फ्रीक्वेंसी का मतलब ही होता है कि फ्रीक्वेंसी का मतलब होता है कि हम एक सेकंड में कितनी बार ऑसिलेट कर रहे हैं। तो जो फ्रीक्वेंसी है यहाँ पर एज अ टाइम पीरियड एक्ट कर रहा है, जो कि पर सेकंड में आएगा। और जो वेवलेंथ है वो मीटर की तरह एक्ट कर रहा है। दोनों को मल्टीप्लाई करके हम डायरेक्ट क्या निकाल सकते हैं? स्पीड निकाल सकते हैं। तो वेवलेंथ इंटू फ्रीक्वेंसी जो हो जाएगा इसका एकदम राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 25। क्वेश्चन नंबर 25 क्या कह रहा है? कह रहा है कि काइनेटिक एनर्जी ऑफ अ कोई पार्टिकल है यहाँ पर जो इंक्रीज हो जाती है 300%। तो कह रहे हैं उसका मोमेंटम कितने परसेंट बढ़ जाएगा? तो इसके लिए हमें करना क्या पड़ेगा? पहले तो हम काइनेटिक एनर्जी और मोमेंटम के बीच में एक रिलेशन बना लें। तो काइनेटिक एनर्जी देखो, काइनेटिक एनर्जी होती है किसी पार्टिकल के लिए जिसका मास m है, हाफ एम वी स्क्वायर। मोमेंटम कितना होता है किसी भी पार्टिकल के लिए? मोमेंटम होता है मास इंटू वेलोसिटी। तो मैं अगर यहाँ पर क्या करूँ, हाफ इंटू मास को सिर्फ मल्टीप्लाई और डिवाइड कर दूं, बाकी वेलोसिटी को मैं ऐसे ही लिख देता हूँ। तो देखो इससे क्या बन जाएगा। क्या मैं अब इसको ऐसे लिख सकता हूँ? हाफ एम बी का होल स्क्वायर इंटू 1/m। लिख सकते हैं ना? तो इसको हम और क्या बोल सकते हैं? इसको मैं बोल सकता हूँ हाफ टी स्क्वायर इंटू 1/m। तो देखो एक रिलेशन बन गया यहाँ पर। तो काइनेटिक एनर्जी बराबर कितना आ रहा है? काइनेटिक एनर्जी बराबर आ रहा है पी स्क्वायर अपॉन 2m। ठीक है। तो क्या करेंगे, इस वाले रिलेशन को यहाँ पर याद रखेंगे, क्योंकि मैं स्लाइड को लेकर चल रहा हूँ अगले पेज पर। देखो, तो मैं यहाँ पर लिख देता हूँ काइनेटिक सॉरी काइनेटिक एनर्जी बराबर कितना हो गया? काइनेटिक एनर्जी का जो अभी भी हमने रिलेशनशिप निकाला था वो कितना आया हमारा?
भाई पी स्क्वायर अपॉन 2m हो गया। ठीक है। अभी हमें क्या करना है, हमसे कहा कि भाई जो काइनेटिक एनर्जी है वो 300% तक इंक्रीज हो गई। तो अगर नया काइनेटिक एनर्जी आपसे पूछा जाए तो भाई नया काइनेटिक एनर्जी कितना हुआ। तो अगर मेरा सपोज काइनेटिक एनर्जी पहले कितना था, पहले था वो काइनेटिक एनर्जी के ई, अब वो 300% बढ़ गया, यानी कि कितना बढ़ गया, 3 गुना बढ़ गया, 3 गुना बढ़ गया। तो टोटल काइनेटिक एनर्जी भाई नया वाला अब कितना है, तो वो कितना हो जाएगा, 4 टाइम्स हो जाएगा। सिंपल है। काइनेटिक एनर्जी को अगर मैं 300% बढ़ा देता हूँ, 300% का क्या मतलब होता है, 300% का मतलब होता है 3 गुना बढ़ गई। तो 3 गुना बढ़ गई, तो 3 गुना बढ़ गई। पहले कितनी थी जी, पहले तो के ही थी, 3 गुना और बढ़ गई। तो अब कितनी हो गई टोटल, तो वो पहले वाले से अब देखो तो 4 गुना बढ़ गई है। अब वो कह रहे हैं जी इसका इफेक्ट मोमेंटम पे क्या आएगा। अब मोमेंटम पे इफेक्ट मैं कैसे निकालूंगा, तो हम क्या करेंगे, यहाँ से इस वाले से ज़रा पी की वैल्यू निकाल लेता हूँ मैं। पी बराबर कितना हो जाएगा, पी इक्वल्स टू हो जाएगा, यहाँ पर देखो ध्यान से देखेंगे, 2 इंटू काइनेटिक एनर्जी अपॉन मास अंडर रूट में। ये हमारा मोमेंटम था। अब अगर मैं नया वाला मोमेंटम निकालूंगा, तो देखो नया वाला मोमेंटम कितना आएगा, तो ये हो जाएगा अंडर रूट में 2, तो ऐसे ही रहेगा। काइनेटिक एनर्जी की जगह मैं क्या लिख सकता हूँ, 4 के ई लिखूंगा, और नीचे जो मास है वो इसी तरीके से रहेगा। तो देखो ये क्या हो जाएगा, यहाँ पर जो, ठीक है, मास हमारा कैलकुलेट हो गया, यहाँ पर 2m है, सॉरी यहाँ पर 2m है, ये हमें 2m लगाना हम भूल गए थे। तो जो 2m है, अभी ये जो 2 से तो 2 जाएगा कट, अब 4 आ जाएगा बाहर, तो इसको मैं 2 को तो ले लूँगा बाहर, अंदर रह जाएगा कितना, अंडर रूट में के ई अपॉन एम। तो आप देखो जो इसकी जो वैल्यू है वो कितने टाइम बढ़ रही है, वो बेसिकली 2 गुना बढ़ गई है, 2 बार बढ़ गई है। और 2 बार बढ़ने का क्या मतलब है, यानी कि अगर जो मोमेंटम था वो दुगुना हो गया है। दुगुना होने का क्या मतलब है, कि वो जितना था पहले से उतना ही और बढ़ गया है, यानी कि 100% बढ़ जाएगा। तो दुगना हो गया, दुगना होने का क्या मतलब है, अभी मैं अगर अभी मेरी लंबाई, सपोज मैं लंबाई, मैं अपने मास की बात करूँ, मैं 10 किलो का था, अब मेरा मास 20 किलो है, तो मेरा मास कितना बढ़ गया, 100% बढ़ गया, दुगना हो गया ना, तो 100% बढ़ गया, इसलिए जो इसका सही आंसर होगा तो ए वाला होगा 100%। और ये थे हमारे पहले 25 क्वेश्चंस, इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस जो मैंने खुद से सिलेक्ट किए थे, स्पेशली एयरफोर्स एक्स ग्रुप के लिए। तो एग्ज़ाम की डेट आ चुकी है। अब जो हमारे पास जो बहुत कम समय बचा है, तो इसमें मैं आप लोगों से जो रिक्वेस्ट करूँगा अपनी तरफ से, मैं जो आपको कहना चाहूँगा, मैं ये कहना चाहूँगा कि अब आप लोग क्या करें, आप ज़्यादा से ज़्यादा जो आपने फिजिक्स पढ़ ली है, आपने इनकी तैयारी कर ली है, इसमें आप ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चंस लगाएं। मेरी कोशिश ये रहेगी कि मैं रोज़ इसी तरीके से नए नए क्वेश्चंस, इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस आप लोग के साथ लेकर आऊँ और आप लोग के साथ प्रैक्टिस करूँ। ये मेरा पहला सेट था, और जल्दी ही मिलते हैं दूसरे सेट के साथ। तब तक आप लोग अपना ख्याल रखिए, तैयारी करते रहें, पढ़ाई करते रहें। थैंक यू।